हे एवरीवन, कैसे हो आप? हम आपके लिए लेके आ गए फ्लेम एम्बर का एपिसोड नंबर 111। अगर आपको क्वीन मेडुसा और 10 कलर्ड हेवन सोलिंग पाइथन की ब्लड लाइन के बारे में जानना है तो आप देख सकते हो पिछले एपिसोड को। ऐसे उसे देख ही लेना अगर अभी तक नहीं देखा है। हमने ओरिजिनल बैटल थ्रू द हेवन स्टोरी पूरी एक्सप्लेन कर रखी है। अगर आप भोले बढ़ के लेट आ रहे हो तो हमारी नोवेल प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट करना। ये आपको डिस्क्रिप्शन में बीटीएच प्लेलिस्ट के नाम से मिल जाएगी। अभी जो ओरिजिनल डोंगो एपिसोड चल रहे हैं हमने वो सब पहले से एक्सप्लेन कर रखा है, सो डू चेक दैट आउट। चलो तो तक हम कर लेते हैं पिछले एपिसोड का रिकैप। बेसिकली सीन पिछले एपिसोड में दिखाया गया था उसे स्पेस का, जहाँ पे काइलिन को उस मिस्टीरियस वुमन के द्वारा खींच लिया जाता है। वो मिस्टीरियस वुमन और कोई नहीं बल्कि मेडुसा क्लैन की एंसेस्टर थी। अब जैसा कि इस दुनिया में फ्री कुछ भी नहीं होता, काइलिन के टेस्ट शुरू हो जाते हैं। शुरुआत में काइलिन की कंपेनियन स्पिरिट 9 कलर्ड हेवन सोलिंग पाइथन को उसकी बॉडी से बाहर निकालने के लिए वो मिस्टीरियस वुमन काइलिन के ऊपर एक अटैक करती है, जिसे फाइनली काइलिन की बॉडी में से उसकी कंपेनियन स्पिरिट बाहर आ गई थी, जो कि 9 रंगों वाला हेवन सोलिंग पाइथन होता है या होती है, क्योंकि वो थी फीमेल। फिर इन दोनों को सामना करना पड़ता है ग्रेश लाइट का। अच्छी बात है कि इस अटैक को इन दोनों की जान लेने के लिए नहीं किया गया था। जब काइलिन की बॉडी से वो अटैक टकराता है तो उसे नुकसान पहुंचाने की जगह ये अटैक एक नरिशिंग एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होकर उसकी बॉडी में अब्सॉर्ब हो गया था, जिससे काइलिन को मिल जाती है पेट्रिफिकेशन आई की स्किल। ये मेडुसा पेट्रिफिकेशन आई मेडुसा क्लैन की सबसे टेरिफाइंग स्किल होती है, लेकिन अभी तक काइलिन को इस टेम्पल की इनहेरिटेंस नहीं मिली थी। वो मेडुसा क्लैन की मिस्टीरियस एंसेस्टर बताती है कि तुम्हारी 9 कलर्ड हेवन सोलिंग पाइथन की ब्लड लाइन कंप्लीट नहीं है। अगर तुम मुझे हरा देती हो तो मैं तुम्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाऊंगी। फिर काइलिन को पास करना पड़ा था सेकंड टेस्ट, जो कि ऑनेस्टली बहुत ज्यादा हार्ड था। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जरूर देख लेना। फाइनली काइलिन को मिल जाती है इनहेरिटेंस ऑफ 10 कलर्ड हेवन सोलिंग पाइथन, और साथ में उसे 10 कलर्ड हेवन सोलिंग पाइथन का एसेंस ब्लड मिलता है, जिसे वो करने लगी थी अब्सॉर्ब। अभी अब्सॉर्प्शन प्रोसेस कितना लंबा चलने वाला है वेल इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन जो चीज कही जा सकती है वो ये है कि अब आगे की स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। चलो हम भी अपने इस एपिसोड को यहीं से शुरू करते हैं। तो ये जगह वही डेजर्ट की दिखाई गई थी, जहाँ पे चिलचिलाती हुई धूप हमेशा बनी रहती थी। ऐसे हार्श एनवायरनमेंट में अगर दूधी एक्सपर्ट के पास भी अपनी ऊर्जा को बनाए रखने के साधन नहीं होते, उनके लिए भी सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा सिर्फ यहाँ की हीट की वजह से नहीं होता, बल्कि इस रेगिस्तान में ऐसी मिस्टीरियस फोर्स फैली होती है जो कि दूधी पावर हाउस को नेचुरल एनर्जी को अब्सॉर्ब करने से रोकती है। ऐसे खूंखार एनवायरनमेंट में उड़ते हुए रेत के बीच में हमें 7 फिगर्स दिखाई देते हैं। सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है उस कार्ड मैन पे, जिसके माथे से उसकी थोड़ी तक पसीना ही पसीना था। उसकी नजरें जाती है सामने के फिगर की तरफ। ये स्कार्ड फेस वाला बंदा दांती मीस के बोलता है डैम इट, आखिर एक एल्केमिस्ट के पास मुझसे ज्यादा स्टेमिना कैसे हो सकता है? एल्केमिस्ट फिजिकली कमजोर नहीं होते, उन्हें तो फिर रिफाइनिंग में पूरा फोकस करना होता है। ये सब शिकायतें करने के बाद भी वो बंदा अपनी स्पीड को और बढ़ाता है, जैसे वो अपने आगे चल रहे फिगर के करीब रह सके। ऑफ कोर्स सामने चलने वाला फिगर जियान होता है, जिसके पीठ पे उस बड़ी सी रूलर को देखा जा सकता था। अभी जियान के शरीर को एक सफेद फ्लेम के बैरियर ने ढक रखा होता है, जो कि उसे डेजर्ट की हीट से बचाता है। ऐसे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट के बाद भी जियान का कंपोजर बिल्कुल हिलता नहीं है। वो बंदा जिसके चेहरे पे स्कार होता है उसका नाम होता है वुयू, और इसका टास्क होता है जियान की सेफ्टी का ख्याल रखने का। अगर ये अपने टास्क में फेल होता है तो ब्लड ब्लेड मसली ग्रुप की लीडर टैंग टैंग उसकी क्या हालत करने वाली है उसके बारे में सोच के ही बस वो अपनी रीढ़ की हड्डी में चिल फील करता है। वुयू दांती मीस के बोलता है ब्रदर जियान, क्या आप थोड़ा सा स्लो नहीं हो सकते हो प्लीज? पीछे मुड़ के जियान स्माइल दिखाता है। वो कहता है क्योंकि मैं कोऑपरेशन के लिए राजी हुआ हूँ तो मुझे अपनी कैपेबिलिटीज दिखानी होंगी, और मेरी पावरफुल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की वजह से मेरा तुम सभी को लीड करना नॉर्मल भी है। लिटली और म्यूइंग जो कि वुयू से जस्ट पीछे होते हैं एक दूसरे को देख के नोट करते हैं। जियान यहाँ पे बस बड़ी बड़ी नहीं फेंक रहा, जिस तरीके से वो लगातार अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करता आ रहा है ये उसकी इंड्योरेंस के बारे में बताता है। उसे सिर्फ बाहरी खतरों से सावधानी नहीं बरतनी होती, बल्कि वो अपने दोनों कंपेनियंस को छोड़ के बाकियों से भी अलर्ट होता है। जियान की बात को सुन के वुयू अपने सिर को हिला के बोलता है ब्रदर जियान, आप कैसी बात कर रहे हो? हमारे डेस्टिनेशन में पहुंचने के बाद वैसे भी हमें तुम्हारे ऊपर ही रिलाई करना होगा। इस समय वुयू के दिल में जियान के लिए एडमिरेशन होती है, स्पेशली जियान की आंखों की डिटर्मिनेशन और कॉन्फिडेंस उसे अफेक्ट कर रहा होता है, क्योंकि ये क्वालिटीज वुयू ने काफी पुराने एक्सपर्ट्स में भी नहीं देखी है। वुयू कहता है अगर यंग मैन सर्वाइव कर पाता है तो इस जवान सेंटिन उसे रोकने वाला नहीं है। इसका नाम पूरे ज्वालिंग कॉन्टिनेंट में गूंजेगा। जब वे सातों लोग दम लगा के आगे बढ़ रहे होते हैं, इनसे 7-8 किलोमीटर की दूरी पे जो ट्रायंगुलर शेप की आंखें इन्हें ऑब्जर्व कर रही थी। ये एक छोटा सा स्नेक होता है जो कि रेत के ऊपर स्लेदर होकर एक हाथ के ऊपर चढ़ जाता है। ये हाथ था एक अल्लूरिंग वुमन का। ऐसा लगता है इस छोटे से सांप की आंखों में देख के उस औरत ने सब कुछ पता लगा लिया हो।
स्नेक से मिली जानकारी की वजह से उस वुमन की आंखें नैरो हो गई होती हैं। वो बगल में घूम के बोलती, कैप्टन लगता है हमारी टेरिटरी में इंसान घुस आए हैं, क्या हमें उनके ऊपर हमला करके उन्हें खत्म कर देना चाहिए। फाइनली हम इस वुमन की पूरी अपीयरेंस को देखते हैं। इसका फिगर सच में स्टनिंग था। जहाँ पे एक ब्यूटी के शरीर में कर्व की जरूरत होती है, इसके शरीर में वो सब थे। इसके बगल में खड़ी होती है एक और वुमन, और यहाँ पे ये सबसे ब्यूटीफुल होती है। इसके हाथ में हाथ होता है छोटी सी लड़की का, जिसका नाम था चिंगयन। ऑफ कोर्स यहाँ पे वही 3 कलर्ड पीपल वाली बात हो रही है। वो ब्लू एंड व्हाइट स्नेक आंखें नैरो करके बोलती है, पिछले कुछ समय से हमारे क्लैन में इंसानों की घुसपैठ ज्यादा हो गई है, ठीक है इन्हें खत्म कर दो। ब्लू एंड व्हाइट स्नेक की आंखों में किलिंग इंटेंट साफ होता है। जब वो जन के ग्रुप की तरफ नजरें डालती है तो हवा भी ट्रेम्बल हो रही थी। सी कमांड को सुन के दूसरी इंचेंटिंग वुमन दोनों हाथ एक दूसरे से क्रॉस करके अपने सिर को नीचे झुकाती है। वो कहती है मैं समझ गई। फिर 2 और लोगों को लेके वो चली गई थी जियान की लोकेशन की तरफ। वहीं पे जियान के ग्रुप से थोड़ी सी और दूरी पे 11 लोगों की टोली और अराइव होती है। इन सभी के और इतने ऑपरेसिव थे कि हवा में टेंशन क्रिएट कर देते हैं। इनमें से एक ब्यूटीफुल सी वुमन आगे आती है, जिसकी नजरें फोकस होती है सामने की तरफ। वो कहती है जिस तरीके की जानकारी हमें उस ये में से मिली है, मेडुसा क्लैन का सीक्रेट टेंपल हमारे आगे होना चाहिए। ज्वाले किंग जो कि काली क्लोक के अंदर गोल्डन रोब में होता है, वो पूछता है याओशिन क्या तुम सर्टेन हो। आखिरकार भले उसकी स्ट्रेंथ कितनी भी अच्छी हो, उसने आसपास के इलाके से कुछ भी अनयूजुअल सेंस नहीं किया है। याओशिन कहती है बिल्कुल, जिस मेथड का इस्तेमाल करके मेमोरीज को निकालती हूँ वो बिल्कुल गलत नहीं हो सकता है। ये सुन के किंग ज्वालिंग की आंखों में हेजिटेशन फ्लैश हुआ था। वो सराउंडिंग्स को स्कैन करने लगा था। किंग ज्वालिंग कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर वो टेंपल कहाँ पे गया। इस समय ड्रैगन लविंग लीजन के लीडर के चेहरे पे एक स्माइल होती है। वो ओल्ड मैन चिंटियन किंग ज्वालिंग से कहता है कभी कभी हमारी आंखें जो देखती हैं वो सच नहीं होता। लगता है चिंटियन की बात को किंग ज्वालिंग समझ गया था। वो तुरंत ही 4 एनर्जी ड्रिल्स को बनाता है जो कि 4 दिशाओं में नीचे घुस जाती हैं। इन चारों में से 3 एनर्जी ड्रिल्स 3 दिशाओं में सीधी चली गई थी, लेकिन एक एनर्जी ड्रिल थोड़ा सा आगे जाके गायब हो जाती है। उस नॉर्दर्न डायरेक्शन की तरफ देख के किंग ज्वालिंग का चेहरा एक्साइटमेंट से भर गया था। वो कहता है फाइनली हमने उसे ढूंढ लिया। ड्रैगन लविंग लीजन का वाइस लीडर यीमो बिना हेजिटेशन के बोलता है ठीक है मूव करो। ये फाइनली उस दिशा की तरफ जाते हैं जहाँ वो एनर्जी ड्रिल गायब हुई थी। सीन वापस से गया था जियान के ग्रुप की तरफ। ये सभी उन गर्म हवाओं का सामना करते हुए उस टेंपल एरिया के क्लोज जा रहे होते हैं। अभी हवा में एक भारी पंचा बना हुआ था। सभी के दिल में अनीज होती है। टैंक टैंक के पीछे चलने वाला लोन वुल्फ जो कि हमेशा काम एंड कंपोज रहता था, अचानक से उसकी आंखें फियर्स हो जाती हैं। वो रुके एक दिशा की तरफ देखने लगता है। लोन वुल्फ कहता है कुछ अजीब है वहाँ पे। टैंक टैंक जो कि उसके जस्ट आ गई थी, ये सुन के उसके एक्सप्रेशन सीरियस हो जाते हैं। अपनी सराउंडिंग्स को चेक करने के बाद जो उसे कुछ नहीं मिलता, वो लोन वुल्फ को देख के बोलती लोन वुल्फ, लेकिन इसका जवाब लोन वुल्फ तुरंत नहीं देता। वो अपनी भौं से घूर के उस दिशा की तरफ ध्यान से देखने लगा था। कुछ ही सेकंड्स के बाद उसकी इंस्टिंक्ट्स चीखती है। लोन वुल्फ कहता है हमारे करीब कुछ आ रहा है। इससे पहले ग्रुप लीडर टैंक टैंक सबको चेतावनी दे पाती, लोन वुल्फ और भी तेज था। वो साइलेंस को तोड़ते हुए बोलता है तैयार रहो तैयार रहो। लोन वुल्फ की बॉडी से 6 स्टार दोदी का ऑरा भी रिलीज हो गया था, जो कि किसी भी समय एक्शन लेने के लिए रेडी हो जाता है। सबसे आगे चल रहे जियान ने इस डिस्टर्बेंस को पहले सेंस कर लिया था, लेकिन वो जानबूझ के रिएक्ट नहीं करता है। वो देखना चाहता था कि चीजें किस तरीके से अनफोल्ड होती हैं, बट वो जब देखता है कि लोन वुल्फ इतनी तेजी से उन्हें सेंस कर पा रहा है, वो मन ही मन में कहता है इस दुनिया में एक्सपर्ट्स की कमी नहीं है। भले इस लोन वुल्फ की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इतनी अच्छी नहीं हो, लेकिन उसकी भरपाई इसकी इंस्टिंक्ट्स कर रही है। जस्ट हवा में टेंशन पीक पे पहुंची थी, तभी सामने का रेत एकदम विगल करने लगता है। ऐसा लगता है इसके नीचे कई शेडोज मौजूद हो। फिर सुनाई देती है कुछ रंबलिंग साउंड्स, और अंत में जाके बैंग की आवाज के साथ वो जमीन फट जाती है। सातों के कानों में जाती है क्लिंग ट्रेन से भरी आवाज। वो आवाज कहती है हमारी मेडुसा क्लैन की टेरिटरी में किसी घुसपैठ करने की हिम्मत हुई। धूल मिट्टी के नीचे आ जाने के बाद सभी को दिखाई देते हैं 3 फिगर्स, और ये तीनों काफी ब्यूटीफुल होते हैं। जिस तरीके से इनके बॉडी स्ट्रक्चर्स थे, इन्हें देख के कोई बता पाता है कि मेडुसा क्लैन की मेंबर है। अभी टैंक टैंक के चेहरे पे भी सीरियसनेस दिखाई दे रही थी। वो कहती है स्नेक गार्ड। तुरंत उसकी आंखें स्कैन करती हैं अपने दुश्मनों की स्ट्रेंथ को। इनमें से लीडर होती है 7 स्टार दोदी, जो कि अपने साथ 2 6 स्टार 2 एम्पर्स को लेके आई होती है। और इन तीनों की आंखों से जो क्लिंग इंटेंट रेडिएट हो रहा है, वो बता देता है कि तीनों नेगोशिएशन के मूड में नहीं है। भले टैंक टैंक के ग्रुप के पास इन तीनों से पावरफुल एक्सपर्ट्स मौजूद हो, वो तब भी कोई जल्दबाजी नहीं दिखाना चाहती थी। आखिरकार वो दुश्मन के इलाके में, और उसकी तरफ से कोई भी गलती दूसरी पार्टी को आक्रामक कर सकती है। अगर स्नेक ट्राइब की और भी मेंबर्स यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं तो उसके ग्रुप का पत्ता साफ हो जाएगा। टैंक टैंक अपने ग्रुप से बोलती है बी केयरफुल, इन तीनों की स्ट्रेंथ लो नहीं है और हम किसी भी कीमत पे और लोगों के ध्यान को अपनी तरफ खींच नहीं सकते। ये तीनों स्नेक गार्ड्स बिल्कुल हेजिटेट नहीं करते। तीनों फिगर्स की स्पीड इतनी खतरनाक थी कि ऐसा लगता है ये लाइट में मिल गए हो। इनकी फोर्स की वजह से रेत चारों तरफ उड़ता है और इस जगह पे छोटा सा तूफान बनने लगा था। जब इनकी
यूकी की वजह से हरिकेन ग्रेट हो गई होती है। तो हम स्नेक गार्ड के लीडर की आवाज सुनते हैं। वो कहती है जब तुम्हारे पास मौका था तो तुम्हें वापस लौट जाना चाहिए था। अफसोस की बात है कि अब देर हो गई है। टैंग टैंग जैसे तैसे अपने डार्क और एक्सप्रेशन को मेंटेन कर पा रही थी। वो कहती है एक स्क्वाड लीडर और 2 गार्ड, और ये कोई ऑर्डिनरी स्नेक गार्ड्स नहीं है। लगता है हमें केयरफुली फाइट करनी होगी। साइड लाइन से जियान इस पूरी सिचुएशन को ध्यान से असेस कर रहा होता है। उसकी आंखें कैलकुलेट कर रही होती है स्नेक गार्ड के लीडर के ऑरे को। जियान कहता है इसकी सोल पावर ये पहले एम्पर रियल्म तक पहुंच चुकी है और इस वजह से औरों से कई गुना डेंजरस हो जाती है। दूसरी तरफ टैंग टैंग भी हेजिटेट नहीं करती। वो तुरंत ही ऑर्डर्स देती है लोन वुल्फ, कायोटी तुम्हें अपनी तेजी के ऊपर ध्यान देना होगा। वो यू तुम जियान के क्लोज रहो। और जियान यहाँ तक बोलने के बाद उसके चेहरे पे हेजिटेशन फ्लैश होता है। आखिरकार उसे जियान की इंटेंशन पता नहीं होती। जियान एक काम आवाज में कहता है अगर जरूरी होगा तो मैं एक्शन जरूर लूंगा। फाइनली उन स्नेक गार्ड की कैप्टन की नजरें भी गई थी जियान के ऊपर। वो जियान के ऑरे को सेंस करके बोलती है इंसान, आखिर इसके ऑरे के बारे में ऐसा क्या है जो मुझे फेमिलियर लग रहा है। उसके दिल में एक अनीज बनने लगी थी, लेकिन क्योंकि बैटल के बीच में ज्यादा हेजिटेशन का समय नहीं होता है, वो तुरंत ही खुद को शांत करके बोलती है ठीक है बहुत हुए गेम्स। उसकी उंगली के ऊपर एक खून की बूंद इकट्ठी होती है और इसे वो हरिकेन में टपका देती है। अचानक से यहाँ पे स्टॉर्म का जन्म हुआ था। एक समय पीली दिखने वाली वो सैंड इस समय हरे रंग की हो गई थी। इस हरिकेन में से ग्रीन माइस्मा रिलीज होता है। ये इतनी जहरीली हवा थी जिससे हवा भी क्रोड होने लगती है। इसे देख के टैंग टैंग की आंखें तुरंत ही श्रिंक हो जाती है। वो अपनी टीम को वार्न करती है इसे छूना मत, ये पॉइजनस माइस्मा है। बिना हेजिटेशन उसका और एरप्ट होता है और वो टूट पड़ती है स्नेक गार्ड के कैप्टन के ऊपर। वो जानती थी कि इस बैटल को जितना खींचा जाएगा उनकी सिचुएशन और भी खराब होती जाएगी। जब टैंग टैंग फुल्ली एक्सेलरेट करके उस हरिकेन के 3 मीटर के दायरे में पहुंची थी, वो पॉइजनस हरिकेन टैंग टैंग को निगलने के लिए तैयार होती है। बट इससे पहले ऐसा कुछ हो पाता, टैंग टैंग के शरीर में से प्योर व्हाइट लाइट बाहर आने लगती है। जिस मोमेंट में इंटेंस व्हाइट लाइट अपीयर हुई थी, ऐसा लगता है उस हवा के झुंड के खिंचाव ने टैंग टैंग के ऊपर से अपना जोर हटा दिया हो। ग्रुप लीडर टैंग टैंग का हाथ उठता है और उसकी 2 उंगलियां पॉइंट हो जाती हैं स्नेक गार्ड के लीडर की तरफ। तुरंत ही हम टैंग टैंग के हाथों में से एक अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल की लाइट बीम को देखते हैं। ये सफेद रंग की लाइट होती 100 मीटर चौड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे स्नेक गार्ड कैप्टन एक अटैक से बैटल को खत्म करना चाहती हो। बात बस ऐसी थी कि उस स्नेक गार्ड कैप्टन ने भी अपने बचपन में कच्ची गोलियां नहीं खेली होती। तब तक उसकी आंखें जो कि बंद थी वो अचानक से खुल गई होती हैं। तुरंत ही उसकी बॉडी से रिलीज होती है एक टेरिफाइंग सोल पावर जो कि सीधा टैंग टैंग के उस व्हाइट अटैक से टकरा गई थी। उस स्नेक गार्ड कैप्टन ने अपनी सोल पावर में से टेक्निक का इस्तेमाल किया था जो टैंग टैंग के अटैक को काफी जल्दी बिखरा देती है। क्योंकि टैंग टैंग का अटैक फेल हो गया था, वो जानती थी कि टेम्पल के पास ओल्ड मॉन्स्टर्स भी मौजूद हो सकते हैं। इस वजह से उसकी टीम को यहाँ से दूर जाना था। एक कोल्ड स्नॉट के साथ वो अपने ऑरे को वापस लेती है। साथ में उसके हाथ में अपीयर होता है एक सफेद रंग का स्क्रोल जिसके ऊपर बहुत ही इंट्रिकेट मिस्टीरियस रून्स दिखाई दे रहे थे। जियान जो कि अब तक इस बैटल को ऑब्जर्व कर रहा होता है, जब उसकी आंखों में स्क्रोल आया था ऐसा लगता है उसे 440 वोल्ट का झटका लग गया हो। उसके मुंह से एक एस्टोनिशमेंट से भरी आवाज बाहर आती है। वो कहता है वन टाइम फाइटिंग स्किल स्क्रोल। दूसरी तरफ कायोडी और लोन वुल्फ खुद से बोलते हैं तो कैप्टन को इसका इस्तेमाल करना पड़ रहा है, हमें इसे हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने पड़े। अगर सिचुएशन इतनी खराब नहीं होती तो कैप्टन कभी से यूज नहीं करती। कायोडी कहते हैं अगर वो यहाँ पे से यूज करती है तो इससे हमारे लिए भविष्य में परेशानी बढ़ जाएंगे। इसके जवाब में वो स्कार्डमैन वुयू बोलता है हमें अभी इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, कैप्टन के पास अपने रीजंस होंगे। दूसरी तरफ म्यूइंग इन सभी की बातों को समझ नहीं पाती। वो कहती है वन टाइम फाइटिंग स्किल स्क्रोल एक क्या चीज है। लिटरली बताता है कि ऐसे रेयर स्क्रोल्स होते हैं जिनके अंदर स्पेसिफिक फाइटिंग स्किल्स होती हैं। ऐसे स्क्रोल्स को बनाने में बहुत ज्यादा समय और एफर्ट्स लगते हैं, लेकिन इनका सबसे ज्यादा फायदा होता है उस समय जब किसी के पास समय या फिर सफिशिएंट पावर न हो। ऐसे स्क्रोल्स को जनरली रेस्ट्रिक्टेड एरियाज में इस्तेमाल किया जाता है। इन स्क्रोल्स के अंदर एक हाई लेवल के एक्सपर्ट का एक फुल फोर्स अटैक होता है। लिटरली बताता है कि कुछ समय पहले टैंग टैंग ने जो फिंगर बीम अटैक लॉन्च किया था उसे भी इन स्क्रोल में रखा जा सकता है। इस टेंशन के माहौल में जियान जो कि उस स्क्वाड कैप्टन गार्ड की तरफ देख रहा होता है उसकी भौहें सिकुड़ जाती हैं। उसकी आंखों में एक अजीब सी लाइट फ्लैश हुई थी। जियान कहता है कोई ऑर्डिनरी सोल पावर नहीं है, डैम इट यहाँ कुछ गलत है। तुरंत ही वो टैंग टैंग की तरफ चिल्ला के बोलता है सिस्टर टैंग तुरंत ही वापस आओ, तुम्हारा स्क्रोल भी गार्ड कैप्टन को हरा नहीं पाएगा। जियान की बात को सुन के वुयू हेजिटेट करने लगता है, लेकिन अब तक जियान ने जो भी किया था उसकी वजह से अल्टीमेटली जियान के ऊपर भरोसा करता है। वो भी चिल्ला के बोलता है कैप्टन रिट्रीट। टैंग टैंग जस्ट अपने स्क्रोल को एक्टिवेट करने वाली थी तभी उसके कानों में वापस आने की आवाजें जाती हैं। उसकी नजरें गार्ड कैप्टन के ऊपर टिकती है। फाइनली वो अपने कदमों को पीछे लेने का फैसला लेती है। स्विशिंग के साउंड के साथ टैंग टैंग उस हरिकेन के पीछे आ गई थी और इसी मोमेंट में एक टेरिफाइंग सोल वेव बूम बूम की आवाज के साथ उस हरिकेन से टकराती है। जब उसका एक और सोल अटैक बर्बाद जाता है उसने गार्ड कैप्टन गुस्सा हो
हो जाती है। वो कहती है डैम इट, आखिर इसने नोटिस कैसे किया। गुस्से में उसने कई सोलर टैक्स रिलीज करे थे। ये सोलर टैक्स युद्ध के मैदान में ऐसा तहलका मचाते हैं जिससे जियान की टोली के दिलों में डर भर जाता है। जियान कहता है सोलर टैक। तक उस हरिकेन के पर कच्चे उड़ चुके होते हैं और उस धूल मिट्टी में से उस गार्ड कैप्टन के सोलर टैक जियान के ग्रुप को टारगेट करते हैं। जियान समझ गया था कि सोल पावर की अब बात हो गई है तो उसे अपने कदमों को आगे बढ़ाना ही होगा। वह गहरी सांस लेके ग्रुप के सामने फ्लैश होता है। तुरंत अनलीश कर दिया गया था हुआंगको डिवाइन एंगर। अगले पल में बैंग 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 की आवाज के साथ हवा में मोटी मोटी रिपल्स बनती हैं। ऐसे सीन को देख के दोनों ही पार्टी के एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे। हालांकि उस गार्ड कैप्टन ने शुरुआत में भी जियान को देखा था लेकिन उसे उसका ऑरा बस थोड़ा सा फैमिलियर सा लगता है। उसने सोचा नहीं था कि इस नौजवान की सोल पावर उसके सारे अटैक्स को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर देगी। ऐसा उसके साथ पहले कभी नहीं हुआ होता। टैंग टैंग जो कि जियान से एक कदम पीछे थी वो फाइनली जियान की तरफ बाव करके उसे थैंक यू बोलती है। वो जानती थी कि अगर जियान ने सही समय पे चेतावनी नहीं दी होती तो वो सोलर अटैक्स उसके लिए क्रिटिकल साबित हो सकते थे, जिससे इस पूरे मिशन की धज्जियां उड़ जाती। जियान कहता है क्योंकि यहाँ पे शोर मच चुका है हम इस जगह पे अब रुक नहीं सकते हैं। टैंग टैंग कहती है जियान क्या तुम्हारे पास कोई रास्ता है। इस समय जियान का एक्सप्रेशन सोलम था। वो कहता है मुझे थोड़ा सा टाइम दो। वो तुरंत ही अपनी आंखें बंद करता है। एट द सेम टाइम उसके आईब्रोज के बीच में से टेरिफाइंग सोल पावर की फ्लक्चुएशन एमिट होने लगती है। ये देख के टैंग टैंग अपने हाथों को टाइट कर लेती है। वो कहती है हमें जियान को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होने देना है। ग्रुप लीडर की बात को सुन के कायोटी और लोन वुल्फ नॉड करते हैं। ये भी मैदान में उतरने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ जियान डीप फोकस में एंटर कर चुका होता है। दूसरी तरफ जब उसने एक गार्ड कैप्टन जियान को देखती है उसे क्यूरियोसिटी और डेंजर फील होता है। वो एक हल्की आवाज में कहती है ये लड़का ये कोई ऑर्डिनरी अपोनेंट नहीं है। वहां में टेंशन बढ़ती जा रही थी। उसने एक गार्ड कैप्टन अपने दोनों साथियों से बोलती है तुम जाओ उस हैवी रूलर वाले लड़के को कैप्चर करो। ये सुन के वो दोनों एक दूसरे से ग्लैंसेस एक्सचेंज करते हैं। उनमें से एक गार्ड बोलती कैप्टन टीम के बाकी के मेंबर्स भी कमजोर नहीं लगते। ऑफ कोर्स यहाँ पे वो यू कायोटी और लोन वुल्फ की बात हो रही होती है। उसने एक गार्ड कैप्टन स्नॉर्ट के साथ बोलती मैं उन्हें हैंडल करूंगी। वो दोनों सबऑर्डिनेट्स हेल्पलेस होती है। उनके पास अपनी सुपीरियर की बात मानने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होता। जैसे ही दोनों 6 स्टार 2 लेवल के गार्ड्स आगे बढ़ते हैं वो पीछे खड़ी स्नेक गार्ड कैप्टन कुछ हैंडसीज को परफॉर्म करने लगती है। वो मायाज़मा हरिकेन जो कि लगभग खत्म ही हो चुकी होती है हम फिर से राइज होते हुए देखते हैं। ऐसे सीन को देख के जियान मुड़ा था वुयू की तरफ। वो कहता है ब्रदर वुयू क्या आप दोनों 6 स्टार 2 एक्सपर्ट को संभाल सकते हो। वुयू को सोचने के बाद बोलता है इन दोनों को मेरे लिए हराना आसान होगा लेकिन डेजर्ट इन्हें नेचर एडवांटेज देता है स्पेशली क्योंकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। मुझे लगता है हम इन्हें कैप्चर नहीं कर पाएंगे। वुयू की बात को सुन के जियान कहता है ब्रदर वुयू आप बस उन दोनों स्नेक गार्ड्स को संभालो हम अपना ध्यान रखेंगे। अभी भी वुयू के चेहरे पे हिचकिचाहट साफ तौर पर दिखाई देती है। वो कहते हैं और वो मायाज़मा। तभी सामने आता है शाओई। लिडली कहता है जेरिल मायाज़मा को तो मेरे ऊपर छोड़ दो। उसके चेहरे पे कॉन्फिडेंट स्माइल होती है। जियान मेंटल ट्रांसमिशन के थ्रू शाओई से बोलता है हमें अपनी ज्यादा स्ट्रेंथ रिवील नहीं करनी है। अपने फ्लेम अवतार को लेने से पहले शाओई नोट करता है। जैसे जैसे लिटली के चारों तरफ की फ्लेम्स राइज हो रही थी वो मायाज़मा जो कि इनकी टीम की तरफ आगे बढ़ रहा था वो अपने आप ही रिट्रीट करने लगता है। व्यूइंग जिसकी नजरें जियान और शाओई पे लगातार बनी रहती हैं वो नोटिस करती है कि दोनों की फ्लेम्स में काफी सिमिलरिटीज हैं। ये सोच के उसकी आंखें नैरो हो जाती हैं। वे उसने एक गार्ड कैप्टन की नजरें भी होती हैं शाओई के ऊपर। वो कहती है फ्लेम सच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। इससे पहले वो अपने मायाज़मा को और भी पावरफुल बना पाती। टैंग टैंग कायोटी और लोन वुल्फ उसके ऊपर हमला कर देते हैं क्योंकि ब्लड ब्रेड मर्सनरी ग्रुप में लंबे समय तक रहने की वजह से इनके बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन बन गया होता है। वो चीज यहाँ पे देखी जा सकती थी। इन तीनों के अटैक्स काफी अनप्रेडिक्टेबल होते हैं और क्योंकि इन तीनों की दुखी अलग अलग थी ये चीजों को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। सीन दिखाया गया था जियान की तरफ का। इसकी तरफ वो दोनों स्नेक गार्ड्स आ रहे होते हैं लेकिन जियान इन पे ध्यान नहीं देता है क्योंकि नेक्स्ट मोमेंट में वुयू ने उन दोनों गार्ड्स का रास्ता रोक लिया था। वुयू कहता है क्या तुमने मेरी परमिशन ली। फाइनली हम वुयू की बॉडी में से एक ऐसी और एक इरप्ट होते हुए देखते हैं। उन दोनों स्नेक गार्ड्स के अटैक हवा में रुक गए थे। फिर एक हल्की सी बूम की आवाज के साथ ये जमे हुए अटैक्स वहीं में फट जाते हैं। उन दोनों में से एक स्नेक गार्ड बोलती है ये आइस एट्रीब्यूट की दुखी है। मतलब ऐसी गर्मी में आइस एट्रीब्यूट की दुखी वालों को थोड़ा सा डिसएडवांटेज का सामना करना पड़े। तब भी वुयू को देख के ऐसा लगता है जैसे उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। वो दोनों स्नेक गार्ड्स एक दूसरे की नजरों में देखते हैं। फिर इनमें से एक रोकते वुयू का रास्ता और दूसरे ने जियान के ऊपर हमला करने का मन बना लिया था। इन दोनों कैसे बर्ताव को देख के वुयू का एक्सप्रेशन कोल्ड हो गया था। वुयू कहता तुम दोनों की मुझे अंडर एस्टिमेट करने की हिम्मत हुई। एक तेजी से धाड़ के साथ वुयू के शरीर पे बर्फ जमने लगती है। फिर ये पूरी फ्रॉस्ट एनर्जी इकट्ठी होती है उसकी फिंगर के ऊपर। ये उसकी अल्टीमेट टेक्निक फिंगर ऑफ आइस हेवन थी जो गार्ड जियान की तरफ आगे बढ़ रही होती है। वुयू का ये अटैक अचानक से उसके पीछे अराइव होता है और हम तुरंत ही उसे जमते हुए देखते हैं। तब तक वो दूसरी गार्ड पहुंच जाती है वुयू
के सामने और यहाँ से फिर से मारामारी शुरू हो जाती है। उस स्क्वाड लीडर को शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि नेचुरल एनवायरनमेंट की वजह से उसे इन इंसानों को खत्म करने में ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब रियलिटी उसके एक्सपेक्टेशन से इतनी अलग होती है उसके चेहरे के हावभाव बदलने लगते हैं। वो कहती लगता है मैंने इंसानों को हल्के में ले लिया था। वो सेंस करती कि लगातार माइजमा को दोबारा बूस्ट करने की वजह से और इतने सारे सोल पावर अटैक्स का इस्तेमाल करने की वजह से उसे थकान महसूस होने लगी है। जस्ट वो पीछे जाने के लिए तैयार हुई थी तभी उसके कानों में जाता है एक बूम का साउंड। ये आवाज आई थी उस हरिकेन के बीच में से जिसे शाओ की फ्लेम ने निकल लिया होता है। वो गार्ड कैप्टन समझ जाती है कि फाइट को इतना लंबा खींचने के बाद भी उसके हाथों से मौका चला गया है। वो दाती मीस के बोलती है रिट्रीट। वो दोनों स्नेक गार्ड जिसमें से एक अब तक जैसे से उस आइस प्रेजेंस से फ्री हो पाई थी उसके चेहरे के रंग उठ चुके होते हैं और दूसरी 6 स्टार दूधी एक्सपर्ट जो कि वुयू जैसे एक्सपर्ट को फेस कर रही थी उसकी हालत भी अच्छी नहीं होती। भले अपने कैप्टन के पीछे आने के ऑर्डर को सुन के दोनों को ह्यूमिलेशन फील हो रहा हो लेकिन वो रिलीफ भी महसूस करती हैं। यहाँ क्रिएट हुए कमोशन की वजह से जियान सेंस करता है कि कुछ और इस जगह को अप्रोच कर रहे हैं। वो टैंग और बाकी टीम मेंबर से बोलता है चलो माइजमा की साइड चला जाए। टैंग की सतर्कता से भरी आंखें चारों तरफ घूमती हैं। वो कहती लगता है वो मेडुसा क्लैन का टेंपल करीब होगा। उम्मीद करती हूँ कि स्नेक पीपल हमें ढूंढ नहीं पाएंगे। फाइनली जियान की टोली ने अपना रास्ता बदल लिया था जिससे डायरेक्टली एक्सपोज न हो पाए। इस जंगे मैदान से जस्ट जियान का ग्रुप और वो मेडुसा गार्ड्स गायब हुए थे तभी यहाँ पे एक और ग्रुप पहुंच जाता है। इस ग्रुप में होते हैं 11 लोग जिनमें सबसे आगे चल रही होती है एक ब्यूटीफुल सी वुमन। यहाँ की क्योटिक एनर्जी को सेंस करके एक बंदा कहता है लगता है कुछ ही समय पहले यहाँ पे बैटल हुई है। तभी वो औरत जो कि एक एल्केमिस्ट भी होती है उसका हाथ हवा में से फ्लेम के छोटे से विस्प को खींचता है। भले ही फ्लेम का छोटा सा थ्रेड हो वो तब भी इसके अंदर की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीनेस को पहचान जाती है। वो औरत कहती है कोई नॉर्मल फ्लेम नहीं है, इसके अंदर कुछ अनयूजुअल है। एक सेकंड ग्रेड के एम्प एल्केमिस्ट होने की वजह से उसे फ्लेम्स में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। उस ग्रुप में ज़ुआनमो जिसने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे वो एक फ्रस्ट्रेटेड आवाज में कहता है तो यहाँ पे हमसे पहले कोई और पहुंच चुका है। उसके चेहरे फ्रस्ट्रेशन होता है इस रेगिस्तानी इलाके की वजह से। एक और मेंबर अपनी सिर को हिला के बोलता है ऐसा होने की चांसेस काफी कम है क्योंकि कारण मेडुसा क्लैन की टेरिटरी में कोई भी आसानी से एंटर नहीं कर सकता है। लेकिन पास खड़ा किंग ज़्वालिंग इस बात से एग्री नहीं करता था। वो हवा को हाथों से चेक करके एक डीप वॉइस में बोलता है यहाँ पे कुछ समय पहले जरूर फाइट हुई है। किंग ज़्वालिंग कहता है वो कोई भी हो अगर हमारी मंजिल सच में एक ही है तो हमारा उनसे सामना जरूर होगा और क्योंकि इस बार हम ज़्वालिंग रॉयल फैमिली के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपर्ट्स यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं तो हम मेडुसा क्लैन की कंबाइंड स्ट्रेंथ को भी हराने की पावर रखते हैं। फिर उन कुछ चूहों से फर्क क्या पड़ता है। लगता है किंग ज़्वालिंग की बातों ने और का कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया था। ये सुन के बाकी लोग एग्री करने लगते हैं। याओशिन कहती है लेट्स गो, मेडुसा टेंपल पास ही में होगा। मुझे न्यूडोंग की तरफ से खबर मिली है कि वो हमारा इंतजार कर रहा है। इस ड्रैगन लविंग लीजन में कई लोगों ने न्यूडोंग के बारे में सुना नहीं होता। इस वजह से जब न्यूडोंग के बारे में याओशिन बात करती है तो लोग थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। डेप्यूटी लीडर ओल्ड मैन येमो कैजुअली अपने हाथ को वेव करके बोलता है वो हमारे साथ अलायंस में है। बाकियों के दिमाग में सवाल तो कई थे लेकिन हाल फिलहाल उन्हें इतने जवाब से ही संतुष्ट होना पड़ता है। ये ग्रुप फिर से टेंपल की तरफ चल दिया था। अभी अपनी हुड के अंदर किंग ज़्वालिंग के एक्सप्रेशन डार्क हो चुके थे। वो कहता है मुझे नहीं पता कि हमारी ज़्वालिंग रॉयल फैमिली से पहले यहाँ पे किसकी आने की हिम्मत हो गई है, लेकिन अगर वो मेरे प्लान्स में इंटरफेयर करते हैं तो उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। इस समय किंग ज़्वालिंग का चेहरा सिनिस्टर हो चुका था। वो मनी मन में कहता है न्यूडोंग मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इस बार मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे। इस बार चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हमें उस हेवन सोलिंग पाइथन को जिंदा कैप्चर करना ही होगा। जैसे जैसे किंग ज़्वालिंग का ग्रुप आगे बढ़ रहा था नीचे की रेत और भी सुनहरी होती जाती है। इन सभी को गए हुए बस कुछ ही मिनट्स हुए होते हैं तभी जगह का स्पेस फिर से फ्लिकर होता है। इस जगह पे अपीयर होता है ज़ुलाओ का फिगर। ऐसा लगता है वो जियान और बाकियों की सिचुएशन को लगातार ऑब्जर्व कर रहे थे। ज़ुलाओ कहते हैं तीनों नौजवान काफी प्रॉमिसिंग है और उससे भी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ब्लड ब्रीड मर्सरी ग्रुप में भी फिट हो पाए हैं। लेकिन आखिर ब्लड ब्रीड मर्सरी ग्रुप मेडुसा क्लैन के टेंपल में क्यों जाना चाहता है। इनके इन्वॉल्व होने से चीजें और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। और उनका ध्यान जाता है किंग ज़्वालिंग की तरफ। वो कहते हैं किंग ज़्वालिंग भी मेडुसा टेंपल की तरफ आगे बढ़ रहा है, क्या वो सच में? ये कह के वो कुछ सोचने लगते हैं और उनकी आंखों में एक अलग ही लाइट फ्लैश होती है। वो फाइनली एक रेजोल्यूट आवाज में कहते हैं इन्हें किसी भी कीमत पे सफल होने नहीं दिया जा सकता। ज़ुलाओ का हाफ इमोर्टल लेवल का ऑरा पूरी तरह से गायब हो गया था और उनका फिगर भी हवा में मिल जाता है। हमें दिखाया जाता है एक और 3 लोगों का ग्रुप जिन्हें एक सिनेस्टर से और ने सराउंड करके रखा होता है। इन तीनों में सबसे छोटा वाला ब्लैक लूथमैन बोलता है टेस्क के किंग ज़्वालिंग क्या करने की कोशिश कर रहा है। इन तीनों में से एक जिसका नाम सोंगली होता है वो बोलता है हमें केयरफुल रहना होगा, हम उस मेडुसा टेंपल के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। इन तीनों के ग्रुप के लीडर का नाम होता है ल्यू कुआन। वो एक सिनेस्टर हंसी के साथ बोलता है किंग ज़्वालिंग अगर इतनी भारी सेना को लेकर यहाँ पे पहुंचा है तो इस मेडुसा टेंपल के अंदर डेफिनेटली कुछ
सिग्निफिकेंट चीज मौजूद होगी। वो कहता है जहाँ तक बात रही उस ओल्ड जू की, जुलाओ के बारे में सोच के उसकी आंखें और भी कोल्ड हो जाती हैं। वो कहता है अगर वो भी उस ट्रेजर के पीछे है तो उसे मरना होगा। ये कह के उसका ब्लैक ऑरा इरप्ट हो गया था। सीन वापस से लौटा था किंग ज्वालिंग की टोली की तरफ। वो कहता है हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं ये सैंड और भी गर्म होती जा रही है। ये कुछ 4-5 सेकंड्स तक और आगे बढ़ते रहे थे, तभी याओशिन जो कि आगे चल रही होती है, अचानक से हम उसे थमते हुए देखते हैं। वो कहते हैं यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। उसके मुंह से वार्निंग बाहर आई पाई थी, तभी इन 11 लोगों के सामने के 100 फीट के एरिया में से एक मैसिव एनर्जी इरप्ट होती है। इस फोर्स को अपनी तरफ बढ़ते हुए देख म्यू चेन फेंग एक कोल्ड साउंड के साथ अपने दोनों हाथों को आगे पुश करता है। तुरंत ही विंड एट्रीब्यूट के 2 पाम अटैक्स तैयार होते हैं। ये बूम बूम की आवाज के साथ उस एनर्जी से जाके टकरा गए थे। अभी म्यू चेन फेंग और बाकियों की आंखें एकदम नैरो हो चुकी होती हैं। वो कहता है कौन है यहाँ पे। पिछले अटैक में काफी अनसेटलिंग फोर्स मौजूद होती है। फाइनली किंग ज्वालिंग अपने आप को आगे लेके आता है। बिना किसी आवाज के उसका ब्लैक एंड व्हाइट ऑरा जो कि लाइफ और डेथ एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है वो काफी दूरी तक फैलने लगता है। किंग ज्वालिंग कहता है अपने आप को शो करो। ये ऑप्रेसिव ऑरा सच में खतरनाक था। इसके सामने यीमो को भी प्रेशर फील होता है। तभी चारों तरफ एक हम्प की आवाज गूंजती है। किंग ज्वालिंग की टीम के सामने एक हट्टा कट्टा फिगर अपीयर हुआ था। इस फिगर को देख के किंग ज्वालिंग के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। वो कहता है तो ये तुम न्यू डोंग हो। न्यू डोंग की पैनी निगाहें टिकती उन लोगों के ऊपर जो कि पावरफुल औरों को रेडिएट कर रहे होते हैं। वो कहता है वही पुराने रूल्स। किंग ज्वालिंग नोट करके बोलता है तुम्हें टेंपल के एंट्रेंस पे खड़े गार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट करना है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हम तुम्हें इस रेगिस्तान का नया राजा बना देंगे। किंग ज्वालिंग की आवाज एकदम अथॉरिटी से भरी थी। ये सुन के न्यू डोंग की आंखें जॉय से भर जाती हैं। तुरंत ही वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक बहुत ही बड़े सरपेंट में। इस मैसिव सरपेंट की आंखें रिफ्लेक्ट करती हैं सनलाइट को और इसका ऑरा एकदम टेरिफाइंग होता है। आसमान की तरफ एक बार हिस करके न्यू डोंग कहता है मेरे पीछे पीछे आओ। अचानक से किंग ज्वालिंग के सामने का रेत हटाता तुरंत ही नीचे बन जाता एक रास्ता जिसके अंदर अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। ये साफ तौर पे एक अंडरग्राउंड टनल थी। इस अंडरग्राउंड पैसेज को देख के कोई ग्रुप में से बोलता है तो ये मेडुसा टेंपल का सीक्रेट एंट्रेंस है। और कुछ यही सोच रहे होते हैं बाकी के ग्रुप मेंबर्स, क्योंकि इस डार्क पैसेज में से एक एंशिएंट सा ऑरा बाहर आ रहा था। सो गाइस फाइनली तीनों टीम्स एंटर करने के लिए तैयार हो गई टेंपल में। इस एपिसोड को तुम एक कनेक्टिंग पॉइंट समझ सकते हो जिससे हम सभी के दिमाग में क्लियर रहे कि इस मेडुसा टेंपल के अंदर कौन कौन और किस तरीके से पहुंचा है। अगर आपने इसे एंजॉय किया है तो कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। साथ में लाइक बटन को भी दबा सकते हो। हम आपके इस छोटे से एफर्ट को काफी ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सजेशन हो तो उन्हें कमेंट्स में शेयर करना मत भूलना, जिससे हम अपने काम को और भी इम्प्रूव कर सकें। नेक्स्ट पार्ट में मुलाकात होने वाली है टेंपल के गार्डियन से। चलो उसके बारे में ज्यादा राज नहीं खोलते हैं, बस इतना समझ लो कि अब आपको और भी ज्यादा मजा आएगा। और अगर आप ऐसे मजे को मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, जिससे रिलीज होती वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हमारे अर्ली एक्सेस वीडियो लगातार चल रहे हैं, तो अगर आपसे एपिसोड का वेट नहीं किया जाता है और आप उसे शाम को ही देखना चाहते हो तो डेफिनेटली चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन करके आप अर्ली एक्सेस के फीचर को एंजॉय कर सकते हो। हमारा मिलना होगा नेक्स्ट पार्ट में। अंटिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय।